हेलो एवरीवन, हिस्ट्री की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग क्लास में आप सभी का वेलकम, स्वागत। बच्चों, देखता हूं कि इस क्लास में से आप कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। जो आते हैं ना, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए ताकि मुझे पता चले कि आपको आ रहे हैं। और जो नहीं आ रहे हैं ना, तय करिए कि वो क्वेश्चंस आप इसी क्लास में याद करके जाएंगे। बाद के लिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो आइए करते हैं शुरू। ये हमारे सीरीज का तीसरा मॉडल पेपर है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला था। ऑप्शन आपके सामने है नाना साहेब, ऑप्शन 2 है कुंवर सिंह, ऑप्शन 3 है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन 4 है वाजिद अली शाह। तो बच्चों, करेक्ट आंसर इसका क्या है बताइएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। और बिल्कुल सही भेजा आपने आंसर। बच्चों, राइट आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने बच्चों यहां से किया था 1857 की क्रांति में, झांसी से विद्रोह नेतृत्व किया था, संभाला था। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। इन्हें मणिकर्णिका के नाम से मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था और प्यार में इन्हें मनु भी कहते थे। तात्या तोपे ने इनकी सहायता करी थी और तात्या तोपे और इन्होंने मिलकर के जो है वो अंग्रेजों से लोहा लिया था। कुंवर सिंह ने बिहार आरा से अपना नेतृत्व संभाला था और वाजिद अली शाह इन्होंने अवध और लखनऊ दोनों से नेतृत्व संभाला था और बाद में इनको यहाँ से कुशासन का आरोप लगा करके गद्दी से हटा दिया था। लखनऊ से इनकी बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र जो कि अल्पायु में बिरजिस कद्र की शासन व्यवस्था संभाली थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन स रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन है दूसरा, स्तंभरारी बंदोबस्त सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था। स्तंभरारी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों बंगाल में। राइट आंसर है बंगाल में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसे लागू किया था। और इसमें ये जो स्तंभरारी बंदोबस्त था, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, इस व्यवस्था के तहत जमींदारों के साथ में ये एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जमींदारों को सूर्यास्त नियम के तहत, है ना, सूर्यास्त नियम के तहत जो है ये राजस्व की जो राशि होती थी वो अंग्रेजों को जमा करानी होती थी। जो जमींदार ऐसा नहीं कर सकता था, उसकी संपत्ति को, उसकी जागीर को नीलाम कर दिया जाता था। और ये जो नीलामी होती थी, इसमें भी भाई बहुत बड़ी धांधली हुआ करती थी। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका बंगाल में सबसे पहले जो है ये व्यवस्था लागू की गई थी। इसी प्रकार की जो राजस्व संग्रहण की व्यवस्था दक्कन महाराष्ट्र में जो लागू की गई थी, उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था किसानों के साथ, रैयतों के साथ सीधे की थी। ये तो जमींदारों के साथ थी, इसमें जमींदार बिचौली हुआ करते थे और खेती किसान करते थे, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधा लगान जो है वो किसान को ही दे करना होता था, कंपनी को। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, बाण भट्ट किस शासक के राज कवि थे। ऑप्शन 1 है अशोक, दूसरा कनिष्क, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा चंद्रगुप्त। तो करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन। बाण भट्ट जो है ये हर्षवर्धन के शासन काल में इनके जो है वो राजकवि थे और संस्कृत भाषा के महान प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत भाषा के बाण भट्ट ने बच्चों 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक का नाम है हर्षचरित, जिसमें राजा हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण किया गया है। और दूसरा ग्रंथ लिखा इन्होंने कादंबरी। और ये जो कादंबरी है ये विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है, विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। तो ये थे हर्षवर्धन, जिन्होंने संस्कृत के प्रकांड पंडित हर्षवर्धन के शासनकाल में बाण भट्ट जो हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला चौथा, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी। बच्चों, आपको याद होना चाहिए 1975 में महाराष्ट्र के सतारा में, है ना, महाराष्ट्र के सतारा जिले के पुणे
के पास में एक गांव था सूपा, एक जगह थी। यहाँ सूपा में किसानों ने जमींदारों, जागीरदारों और साहूकारों से परेशान होकर के हमला कर दिया था। इन्होंने जो है वो इन पर हमला कर दिया था सूपा में। तो 1975 में जो घटना हुई उसके बाद एक जांच आयोग गठित हुआ था जिसे दक्कन दंगा आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसने जो रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में 1978 में जो है वो पेश किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर किसानों को उनकी जो छीनी हुई जमीनें थी वो वापस दे दी गई थी और उनको बहुत रियायतें दे दी गई थी। तो राइट आंसर रहेगा 1800 बच्चों, राइट आंसर रहेगा 1878। मैंने जो बताया आपको 1900 नहीं है, 1878 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1878। मैंने जो अभी पीछे आपको जो कुछ भी बताया वो 1800 मानेंगे आप, 1900 नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो गांधी जी जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इन्होंने गांधी जी को सबसे पहले ये कहा कि भाई भारत की स्थिति को आप जान लो, यहाँ की स्थिति क्या है उससे पूरी तरह से वाकिफ हो जाओ और आप जो है 1 वर्ष तक, है ना, 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह जो है वो दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष बच्चों, यहाँ पे जो पहली इसकी मीटिंग हुई थी, इसकी जो बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि वरिष्ठतम सदस्य थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। राइट, उसके बाद में 2 दिन बाद में दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, वो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश की आज़ादी के बाद लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, देश के पहले राष्ट्रपति बने थे और ये 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है छठा, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेगिस्तान पड़ता है, जिसे हम राजस्थान में इसे थार का रेगिस्तान कहते हैं ना, थार रेगिस्तान कहते हैं, वही पाकिस्तान में पड़ने वाला ये जो रेगिस्तान है ये चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है ना, चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों चौलिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन स, करेक्ट आंसर ऑप्शन स है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया था? सबसे पहले जानिए कि जो सुदर्शन सरोवर है या इसे सुदर्शन झील के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सुदर्शन सरोवर का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गिरनार महाराष्ट्र में, जो गुजरात में भी है, मतलब अभी गुजरात में है, तो गिरनार जो है गुजरात में, यहाँ पर इनका एक सेनापति कह सकते हैं या इनके अधीन जो शासन चलता था, तो पुष्यगुप्त वैश्य करके यहाँ का शासक था, पुष्यगुप्त वैश्य, है ना, पुष्यगुप्त वैश्य ने निर्माण करवाया था। तो पुष्यगुप्त वैश्य ने एक सरोवर का, एक झील का निर्माण करवाया था, जहां से बाद में नहर के द्वारा सिंचाई आसपास के क्षेत्र में की जाती थी। बाद में अतिवृष्टि के कारण रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन के समय, शक शासक रुद्रदामन के समय ये झील जो है रुद्रदामन के समय ये झील टूट जाती है। तो रुद्रदामन ने फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया था सुदर्शन सरोवर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा रुद्रदामन। तो राइट आंसर है रुद्रदामन, ये शक शासक था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों 9वां कि किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृनामों से निर्दिष्ट किया जाता है? तो अलग अलग जो उपनिषद है उसमें से एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इस बृहदारण्यक उपनिषद में लोगों को उनके मातृनामों से संबोधित किया जाता है।
बाकी उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद है, कठोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है। अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न है कि रिहला का लेखक कौन था। तो रिहला जो है वो अरबी भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। इसका लेखक था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को के तंजीर का निवासी था। मोरक्को के तंजीर का निवासी था और ये भारत यात्रा पर जब आया था तो दिल्ली का काजी जो है वो इसे नियुक्त किया था 1 वर्ष के लिए। इसी इब्न बतूता ने भारत में कई चीज़ों का वर्णन किया है, नारियल, और उसने जो है एक विचित्र चीज़ बताया है नारियल को। और रिहला जो ग्रंथ है वो इसका ग्रंथ है, ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है, इब्न बतूता का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 11वां प्रश्न है कि गंगेकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर बनवाया किसने था। पांड्य राजाओं ने, चालुक्य राजाओं ने, चोल राजाओं ने या पल्लव राजाओं ने। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सा, चोल राजाओं ने, जो कि दक्षिण भारत की एक महान शक्ति थी अपने समय की, और इनके पास विशाल समुद्री सेना भी थी, नौसेना थी, और इन्हीं राजाओं ने, इन्हीं चोल राजाओं ने जो है वो इस प्रकार के मंदिर बनाए थे। गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर चोल राजाओं ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां कि जो शरिया का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता था। तो देखो, जो सूफी संत हुआ करते थे उसमें एक जो उनका मत था वो थे जो शरिया का पालन, हाँ ये हो गया। तो देखो इसमें क्या होता था कि जो शरिया जो है ना, इनका जो मुस्लिम धर्म का जो कानून है उसका पालन नहीं करने वाले बेशरिया कहलाते थे। ये पालन नहीं करते थे, और जो पालन करते थे वो बाशरिया कहलाते थे। बाशरिया ये पालन करते थे, और ये बाशरिया जो है ये जो सूफी संतों का जो खानका हुआ करता था जहाँ पे ये लोग रहते थे, तो वहाँ पे ये रहा करते थे बाशरिया। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, और इनके पिता का नाम संगम था, है ना। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, इसीलिए इन्होंने संगम यानी अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम भी संगम वंश रखा था। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया, उसमें से पहला था संगम, दूसरा था सुलु, दूसरा वंश था वो था सुलु वंश, तीसरा वंश था वो था तुलु वंश, और इसी तुलु वंश का एक प्रतापी शासक हुआ था कृष्णदेव राय, और फिर चौथा वंश था अरादीवु वंश, अरादीवु वंश। तो ये 4 राजवंशों ने शासन किया था, उसमें से हरिहर और बुक्का ने, पहले हरिहर बना था शासक, बाद में फिर बुक्का शासक बना था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाँ, हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की, हो गया ना, ये तो डबल कैसे आ रहा है। तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत में किस भाग में हुआ था। तो सबसे पहले तंबाकू का प्रसार भारत में दक्षिण भाग में हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पुर्तगाली लोग जो है ना, ये भारत में तंबाकू लाए थे, पुर्तगाली, और इन्होंने 1605 ईस्वी में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ करी थी, और ये अकबर के शासनकाल में भारत लाए थे तंबाकू। बाद में मुगल बादशाहों ने इसे प्रतिबंध लगा दिया था इस पर। तो शुरुआत जो है वो दक्षिण भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये कुछ प्रॉब्लम हो गई भाई, उल्टे आ रहे हैं प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने के में गांव वालों को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है। तो शाहमल जो थे, ये यहाँ के जो स्थानीय जमींदार थे, इन्होंने जो है वो लोगों को संगठित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। तो अभी हमने इसे देखा था, बंगाल में इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय में इसे लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द जो है वो किसानों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, किसानों को रैयत कहा जाता था, और साथ ही साथ किसानों को जो है वो मुजरियाना, इनको मुजरियान भी कहा जाता था, और भी इनको कई नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है बच्चों कि गांधी जी के माननीय राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ,
किसके द्वारा भारतीय संविधान सभा में के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो भारतीय संविधान के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न में बताया था कि जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस 13 दिसंबर 1946 की बैठक में पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा के सामने पढ़ा था, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, अब देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न कर लेते हैं। ये तो हुए ऑब्जेक्टिव टाइप के कंप्लीट हुए। बच्चों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, इसका टाइमिंग है एवरीडे, ये शाम को आपको 5 बजे ये मिलती है ये क्लास। इसका 5 बजे का टाइमिंग रहता है, एवरीडे आपको 5 बजे मिलेगी, एग्जाम तक लगातार चलेगी। इसके अलावा हमारी जो क्लासेस होती है मैं बता दूं, शाम को 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास आती है, 8:30 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास आती है और इसके अलावा सुबह 6 बजे हिंदी अनिवार्य की क्लास आती है और सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य की क्लास आती है। तो ये हमारी क्लासेस चलती हैं। इसके हमारे वीडियोस और पीडीएफ के रूप में नोट्स, कंप्लीट मॉडल पेपर्स, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट कोर्सेज, सब कुछ अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अगर नोट्स चाहिए तो ओनली 11 रुपए में, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है सब्जेक्ट वाइज तो केवल 11 रुपए में, अगर मॉडल पेपर्स चाहिए तो 29 रुपीज में, अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो ओनली 99 रुपए में। फुल वैलिडिटी के साथ में हम आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। इस कोर्स में आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेगी, सारे चैप्टर्स के वीडियोज मिलेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगी। हमारा एक नंबर है, अगर आप नोट करना चाहें तो नंबर है 9079622989। इस पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, हमारी प्लेलिस्ट, कोर्सेज सबकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और नेक्स्ट हमारे जो प्रश्न है इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया, आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? इसका प्राकृत नाम था बच्चों राजगाह। और ये राजगाह जो है ये मगध की पहली राजधानी थी। मगध की प्राचीन राजधानी थी या पहली राजधानी भी इसे कहते हैं, प्राचीन राजधानी है ना, राजधानी प्राचीन राजधानी थी। बाद में जो है राजधानी जो है वो पटना को किया गया था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र मतलब पटना मतलब पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है दूसरा, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता था और रिक्त स्थान का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। तो जाति शब्द का प्रयोग जो है वो जो बांधवों का बड़ा समूह होता था, बांधव मतलब भाई बंधुओं का जो बड़ा समूह होता था उसके लिए जाति शब्द का प्रयोग करते थे, एक ही जाति, ठीक है। और कुल होता था परिवार, छोटा रूप, कुल छोटा होता था, जाति बड़ी होती थी। तो राइट आंसर रहेगा जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए एक शब्द प्रयोग होता था। तो व्यापारियों के लिए बच्चों वणिक शब्द प्रयुक्त होता था। वणिक माने व्यापारी, संस्कृत का शब्द है ये। नेक्स्ट है राजसूय और रिक्त स्थान जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। तो राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे, ये राजा लोग करते थे, अश्वमेघ यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिक चक्कार के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति काल की रचना करते थे। ये भगवान शिव के अनुयायी हुआ करते थे, तो शिव के अनुयायी होते थे ये लोग और भक्ति करते थे। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने शासन काल से संबंधित अमुक्त मल्लिद नामक एक कृति लिखी है। उसकी भाषा कौन सी है, किस भाषा में लिखी है? तो ये अमुक्त मल्लिद कृति है बच्चों, ये तेलुगु भाषा में लिखी हुई कृष्णदेव राय की रचना है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलु वंश के शासक थे और ये एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए थे। इन्होंने मंदिरों के बाहर जो प्रवेश द्वार बनता था, गोपुरम जिसे कहते हैं, वो भी इन्होंने शुरुआत करवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक ग्रामीण समुदाय के 3 घटक होते थे। इसमें रिक्त स्थान क्या होता था, फिर पंचायत होती थी और फिर गांव के मुखिया होते थे।
तो बच्चों तीसरा घटक होता था वो होते थे खेतीहर किसान, ये मिलकर के जो है वो पंचायत बनती थी। नेक्स्ट प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, तो रिक्त स्थान के प्रश्न भी कंप्लीट हो गए बच्चों। इसी तरीके की हमारी सीरीज चल रही है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हिंदी कंपलसरी की बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, मॉर्निंग में उसकी 6 बजे क्लास चलती है। प्रश्न यह है कि हड़प्पा कालीन तांबा तथा सोना कहां से मंगाते थे। तो हड़प्पा वासी जो लोग थे ये तांबा जो है ना, तांबा तो राजस्थान के खेतड़ी से मंगाते थे और साथ ही साथ तो राजस्थान के अलावा ये ओमान से भी मंगाते थे, जबकि सोना जो है ये दक्षिण भारत से मंगवाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब और हरियाणा में प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन कबायली गणराज्यों ने सिक्के जारी किए थे। तो पंजाब और हरियाणा में योद्धे गणराज्यों ने सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो मनुस्मृति में यह साफ किया गया है कि स्त्रियां पैतृक संपत्ति में यानी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मांग सकती, उन्हें कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ कुछ धर्म ग्रंथों में महिलाओं यानी स्त्रियों की संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बताए गए हैं। 6 तरीके से स्त्रियां धन अर्जित कर सकती हैं। पुरुषों के लिए 7 तरीके बताए गए हैं। अगला प्रश्न है कि सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम किन गोत्रों से उद्भव होते थे। तो जो सातवाहन राजा हुआ करते थे उनसे जो विवाह करती थी रानियां, उन्हें गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उनके नाम हुआ करते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, हमने जो एक उनको उनके मातृ नामों के साथ भी संबोधित किया जाता है और उनकी माता का नाम जो है वो गौतम और वशिष्ठ ऋषियों से होता था, जैसे गौतमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहिर्विवाह पद्धति की कोई एक विशेषता बताइए। तो देखो इसमें ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवार की कम आयु की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन सावधानी से नियंत्रित किया जाता था। अल बिरूनी द्वारा जिन 2 ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया है उनके नाम लिखिए। तो अल बिरूनी ने पतंजलि का एक तो व्याकरण और दूसरा यूक्लिड के गणित के जो सूत्र हैं, यूक्लिड के गणित के जो सूत्र हैं उनका वर्णन, उनका अनुवाद जो है वो इसने किया है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में अलवार किसको अपना इष्ट मानते थे। तो अलवार जो होते थे ये भगवान विष्णु को या नारायण को अपना इष्ट मानते थे और जो नयनार संत होते थे वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे। अलवार संतों जो थे वो 12 थे, इसमें एक अंडाल नामक स्त्री भक्त भी थी। गोपुरम से आप क्या समझते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, पिछले प्रश्न में हमने चर्चा करी थी कि कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलु वंश के प्रतापी शासक थे, इन्होंने जो ऊंचे और भव्य प्रवेश द्वार बनाए थे मंदिरों के बाहर जो ऊंचे भव्य और प्रवेश द्वार बनाए थे, मंदिरों का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता था, है ना, मंदिरों का मुख्य जो प्रवेश द्वार होता था वहां पे ये गोपुरम बनते थे। मुख्य प्रवेश द्वार तो ये प्रवेश द्वार ये जो है वो इसने कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल में इस प्रकार की व्यवस्था की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस आदिवासी नेता ने विधायिका में आदिवासियों को पृथक निर्वाचन दिए जाने की मांग रखी थी। तो वो आदिवासी नेता थे बच्चों जयपाल सिंह, इन्होंने ये बात रखी थी। बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी क्लास काफ़ी लंबी है बट हमारी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है। 7 बजे अपन मिलेंगे लाइव क्लास में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 8:30 बजे ज्योग्राफी में। तो आज की क्लास में इतना ही। कैसे लगी आपको ये क्लास मुझे जरूर बताइएगा और कितने क्वेश्चंस आपने इसमें से किए हैं, कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने नहीं आते थे, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो का जो लाइक बटन है उसे जरूर दबाइए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी अपने साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सकें। ये क्लासें अपनी लगातार बोर्ड एग्जाम्स तक चलती रहेगी। सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। हिंदी की हमारी क्लास मॉर्निंग में 6 बजे आती है बच्चों, हिंदी साहित्य की सुबह 7 बजे आती है, हिस्ट्री की शाम को 5 बजे, पॉलिटिकल साइंस की 7 बजे और ज्योग्राफी की 8:30 बजे। इंग्लिश की क्लास भी हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।